हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू दिस न्यू वीडियो ऑफ ऑर्डर्स डिकोडेड। और आज के दिन हम जो पढ़ेंगे या जो देखेंगे वो देखेंगे आपकी आंसर की ऑफ पेपर 2 जो आपका एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ था। और आज का पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 40 विल बी डिस्कसिंग अलॉन्ग विद देयर एक्सप्लेनेशन कि क्यों मैंने जो है उस पर्टिकुलर आंसर को पिक किया है। सो एज फार एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंसर्न, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट हैंडल्स द केसेस रिलेटेड टू पोस्टिंग ट्रांसफर ऑफ द एम्प्लॉय। जनरली जब आप कैट की बात करते हो तो कैट के अंदर दो मेंबर होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर और एक जुडिशियल मेंबर। बट एज फार एज पोस्टिंग ट्रांसफर इज कंसर्न, इसके ऊपर उन्होंने क्लियर कट बोल रखा है कि इसके ऊपर एक सिंगल मेंबर बेंच जो है वही इसको हैंडल करेगा। अब आप बोलेंगे कि लिखा कहाँ हुआ है। ये जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आपका कैट रूल ऑफ प्रैक्टिस। आप इसको गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगा। कैट रूल ऑफ प्रैक्टिस 1993, इसका शेड्यूल चेक कीजिएगा। शेड्यूल 1 के अंदर लिखा हुआ है कि सिंगल मेंबर बेंच कौन कौन से केसेस को हैंडल करेंगे। ये आपका उसका जो रूल नंबर 158 है उसके बाद आएगा जो शेड्यूल नंबर 1 लिखा हुआ है, तो उसको आप देख लीजिएगा। आंसर इसका है सिंगल मेंबर बेंच। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल है। अगर आप MOP 2019 को देखेंगे, आपको मालूम है अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट और सबऑर्डिनेट ऑफिस के साथ जो हम कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं वो करते हैं ऑफिस मेमोरेंडम की फॉर्म में। थर्ड क्वेश्चन CGHS के ऊपर है। CGHS में क्या क्या रिम्बर्सेबल है। जितनी भी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं 1 2 3, एक्सरे लेबोरेटरी, अदर डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़, आईओ लेंस, मेडिसिन, सप्लाई ऑफ मेडिसिन सभी मिलती हैं, तो इसका आंसर डी है। फोर्थ क्वेश्चन है वो आपकी बात कर रहा है मोशंस के बारे में, मोशंस इन द पार्लियामेंट। मोशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, करेक्ट है ये, ठीक है। एंसिलरी मोशन एंड सुपरवाइजिंग मोशन आर पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव मोशन, ये रॉन्ग है। ये सब्सटेंटिव मोशन नहीं होता है, ये सब्सिडरी मोशन होते हैं। जो ये दो नाम लिखे हुए हैं ये सब्सिडरी मोशन होते हैं, वो नहीं है। अ कट मोशन में बी मूव टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ अ डिमांड, ये करेक्ट है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बता दूं अगला क्वेश्चन भी कट मोशन के ऊपर ही था। 3 टाइप के कट मोशन होते हैं। एक आपका होता है पॉलिसी कट, दूसरा होता है आपका इकोनॉमिक कट और तीसरा होता है आपका टोकन कट। तो फिलहाल एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न इसका आंसर डी है। ओ सॉरी बी, आई एम सॉरी, बी आंसर है क्योंकि सेकंड तो हमने बोल दिया ना रॉन्ग है, क्योंकि सेकंड उसके अंदर वो गलत है, तो इसका आंसर बी है। फिफ्थ मैंने पिछले स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो इसके हिसाब से आपका उसने पूछा नॉट ए कट मोशन, आंसर इसका बी है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्वेश्चंस के बारे में है। क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन में, स्टार क्वेश्चन और आप रिप्लाई करते हैं, और इसके अंदर ध्यान रखिएगा सप्लीमेंट्री कैन बी आस्क्ड एज फार एज स्टार क्वेश्चन इज कंसर्न, लेकिन अनस्टार क्वेश्चन आपका आंसर रिटर्न रिप्लाई होता है और उसके ऊपर कोई भी सप्लीमेंट्री नहीं पूछा जा सकता, तो इसके हिसाब से आपका सेकंड रॉन्ग है। कुछ लोगों को डाउट था थर्ड के बारे में कि थर्ड क्या है। थर्ड का बारे में डाउट इसलिए था कि यहां पे लिखा हुआ है रिटर्न, रिटर्न कंसेंट। अगर आप कोई भी बुक उठाएंगे जहां पे आपका स्टार क्वेश्चन अनस्टार क्वेश्चन की बात होती है, एक्चुअली में क्वेश्चन ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का है, पेपर 2 में कैसे पूछ लिया आई डोंट नो, लेकिन कोई भी अगर आप पार्लियामेंट क्वेश्चन की बुक उठाएंगे वहां पे लिखा हुआ है टू बी एडमिटेड इफ मिनिस्टर कंसेंटेड टू इट। कहीं भी रिटर्न वर्ड लिखा हुआ नहीं है, कि रिटर्न ढूंढने में मुझे बहुत मेहनत लगी, क्योंकि रिटर्न जो है वो आपको ISTM की एक वो है, नोट्स ऑन ऑफिस प्रोसीजर। अगेन इसको भी अगर आप गूगल में सर्च करेंगे नोट्स ऑन ऑफिस प्रोसीजर, ये शायद जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है 2013 में ISTM ने इशू किए थे,
गूगल करेंगे, वेबसाइट के ऊपर उनकी मिल जाएंगे। उसके अंदर अगर आप सर्च करेंगे तो उसके अंदर मिल जाएगा, वहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि रिटन कंसेंट होगी तभी ये एडमिट होते हैं। तो इसके हिसाब से सेकंड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट। तो उसके हिसाब से आप आंसर चेक कर लीजिए। आंसर क्या हो गया? बी। सेवेंथ, अगेन ये आपका रिकॉर्ड मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। अगर आपने रिकॉर्ड मैनेजमेंट पढ़ा हो, जब आपका फाउंडेशन ट्रेनिंग हुई थी तो उसके अंदर बताया गया था आपका रिकॉर्ड 3 टाइप के होते हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी। कैटेगरी सी रिकॉर्ड्स आर टू बी रिटेन्ड ओनली up to maximum 10 years. Category A and Category B records are those records which are retained forever. लेकिन forever के बावजूद भी ये आपका कैटेगरी A है, ये आपका कैटेगरी B है, उसके बावजूद भी उनका रिव्यू होता है बाद में, और वो रिव्यू होता है 25 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। रूल ये है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो ये लिखा हुआ है कि एट द मोस्ट 25 ईयर्स। एट द मोस्ट 25 इसलिए लिखा होता है क्योंकि कैटेगरी ए और कैटेगरी बी का रिव्यू आपका 25 ईयर्स के बाद होता है। उसके बाद ये आपके रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, बिकॉज ये जो रिव्यू होता है वो होता है NAI, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, उनके कंसल्टेशन के साथ। और अगर वो बोलते हैं कि हाँ ये आगे रखने हैं तो वो NAI को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, अदरवाइज वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। तो जो लिखा हुआ है एट द मोस्ट 25 ईयर्स, उसकी वजह से ये सी आंसर हो गया है। हालांकि काफ़ी लोग मेरे से इसमें सहमत नहीं होंगे, वो बोलेंगे कि नहीं ये आपका जो सेकंड वाला आंसर है, बट मैं आपको एक्सप्लेनेशन इसलिए पूरा बताना पड़ा क्योंकि मेरे हिसाब से इसका आंसर ये है। एट्थ, ये आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में है। ऑफकोर्स इसके अंदर जब आप सर्च करेंगे, अगेन ये पार्लियामेंट प्रोसीजर वाला क्वेश्चन है। ये 22 जो मेंबर होते हैं, इसके अंदर 15 मेंबर आपके लोकसभा के होते हैं, 7 मेंबर आपके राज्यसभा के होते हैं। ओके, ये आपका करेक्ट है। अगेन इसका जो सेकंड वाला पोर्शन है वो भी करेक्ट है। और तीसरा यही है कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक मॉरलिटी इन मेंटेनिंग ऑल द फाइनेंशियल मैटर, ऑफ कोर्स द फाइनेंशियल मैटर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसके हिसाब से इसका जो आंसर बन रहा है, इसका आंसर बन रहा है डी। ऑल द 3 आर करेक्ट। इसमें एक बात का और ध्यान रखिएगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर कोई भी मिनिस्टर मेंबर नहीं बन सकता। ये पूछा जाता कई बार, हो सकता है अगले एग्जाम में कभी पूछा जाएगी। सेकंड, इसके अंदर दूसरी बात यह है कि इसका जो चेयरमैन होता है वो डिसाइड कौन करता है? वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है वो डिसाइड करते हैं कि हु विल बी द चेयरमैन। नाइन्थ, सिटीजन चार्टर, अगेन MOP का क्वेश्चन, सिटीजन चार्टर चैप्टर, ऑल द स्टेटमेंट्स 1 2 3 4 आर करेक्ट एज इट इज लिखा हुआ है इसके अंदर, और इसका आंसर जो है वो आपका डी है। 10th, अगेन ये टीए के ऊपर क्वेश्चन है और इसका आंसर आपका डी है। बिल्कुल एज इट इज उठा रखा है आपका, जो आपका टीए रूल्स हैं उसके अंदर पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर डी आंसर है। 11th जो है वो आपका एक पर्टिकुलर वर्ड की वजह से कंफ्यूजन हो गया था कि ये करेक्ट है या नहीं है। फर्स्ट करेक्ट है कि टीए रूल्स आर सप्लीमेंट्री रूल्स, करेक्ट है। थर्ड वाला भी करेक्ट है कि जिनकी डेबिटेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल रेवेन्यू से होती है, उनके ऊपर लागू होते हैं, ये भी करेक्ट है। जो सेकंड वाला था ना, वो ये वाला था कि ये उनके ऊपर लागू होते हैं जो सिर्फ जिनके ऊपर फंडामेंटल रूल लागू होते हैं। ओके, इसके अंदर लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ओनली वर्ड की वजह से, क्योंकि टीए आप उनको भी देते हैं जो जिनके ऊपर फंडामेंटल रूल लागू नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप जो सप्लीमेंट्री रूल 1 पढ़ेंगे ना, सप्लीमेंट्री रूल 1 की जो डेफिनेशन है वो एज इट इज यही की यही है, आप पढ़ लीजिएगा। 3 लाइनों के अंदर है, वहां पे तीनों में यही लाइन है। वहां पे लास्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई पर्टिकुलर रूल के अंदर किसी दूसरे एम्प्लॉय के लिए भी अगर कोई रूल बना रखे हैं तो ये उस पर लागू होंगे। लेकिन ये जो आपकी स्टेटमेंट है तीनों के तीनों, वो आपका SR1 है। तो इसके हिसाब से ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसका आंसर डी है। 12th बहुत आसान है, कब आए थे लेटेस्ट वाले 7 CPC वाले रूल, इंप्लीमेंट हुए थे, बी आंसर है इसका।
1 जुलाई 2017, शायद 13 जुलाई का इसका ऑर्डर है। 14th ये है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लोकल जर्नी ऑन टूर मीन्स ए जर्नी विद इन द 8 किलोमीटर आउटसाइड द म्यूनिसिपल। ये रॉन्ग है, ये विद इन 8 नहीं है, ये आउटसाइड जो है वो 8 किलोमीटर है वहां पे। सेकेंड जो है वो आपका कि ये अगर उसको लोकल जर्नी के लिए कन्वेंस प्रोवाइड होती है तो डेली अलाउंस 50% मिलता है। ये आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आपको सर्च करनी है तो सर्च कर लीजिए SR71, SR71 उसके अंदर एज इट इज ये दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी है। 14th ये भी आपका जो मैंने आपको बताया था, जो जुलाई 2017 के अंदर जो ऑर्डर आया था उसी के अंदर लिखा हुआ है कि आपके बाद जो टीए का जो आपका डिसीजन होगा वो सिर्फ आपके बेसिक पे के हिसाब से होगा। आंसर इज बी। 15th अगेन ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के जो है आपको मिलेगा वो मिलेगा आंसर आपका SR2 के अंदर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मिलते हैं। डैमेजेस जो है, लॉसेस, डैमेजेस वो आपको नहीं मिलता है। तो इसका जो आंसर है वो आपका डी है। बस इसके अंदर आई थिंक एक चीज है, यहां पे लिखा हुआ नॉट करेक्ट, यहाँ पे शायद इसमें लिखा गया है करेक्ट, तो इट इज एक्चुअली नॉट करेक्ट है। अगर आप उसके अंदर देखेंगे तो ये आपका नॉट करेक्ट था, इस वजह से इसका आंसर डी हुआ है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करेक्ट है। 16th जो है वो आपसे अगेन पूछ रहा है लाइसेंस फी के बारे में। तो लाइसेंस फी के बारे में जो इसके अंदर जो पूछ रहा है वो आपको इसका जो आंसर ढूंढना मुझे, तो उस आंसर जो है वो आप आंसर मिला मुझे SR332 के अंदर। तो SR332 के अंदर जो उसके हिसाब से मैंने आप बिल्कुल स्टेटमेंट एज इट इज कॉपी कर रखी है। नंबर 1 एंड नंबर 2 दीज आर करेक्ट, थर्ड और फोर्थ करेक्ट नहीं है। तो उसके हिसाब से आपका जो आंसर है, आंसर बन गया ए। स्टेटमेंट आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि इसके अंदर एक्सप्लेनेशन वाली कोई बात है नहीं। जो स्टेटमेंट उन्होंने एज इट इज कॉपी की हुई है उसका मैं आंसर आपको सिर्फ सोर्स बता रहा हूं कि मैंने आंसर कहां से चेक किया। ये आपका SR332 है। 17 जो है वो आपका है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के बारे में। ये भी अगेन एक अंदर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे मे लिखा था तो मे बी ग्रांटेड। ये सभी ग्राउंड है जहां पे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिल सकती है। सो ऑल द थिंग्स आर करेक्ट। इसके अंदर एक शायद फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो फोर्थ स्टेटमेंट लिखी हुई नहीं है। अगर आप एग्जाम में देखोगे तो एग्जाम के अंदर फोर्थ स्टेटमेंट भी हो रहा है। चारों की चारों जो स्टेटमेंट हैं वो चारों की चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है, क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर जो है वो आपका डी है। फोर्थ स्टेटमेंट आपको मैं एग्जाम इसका पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी, वो पीडीएफ के अंदर देख लीजिएगा। यहाँ पे टाइप होने में रह गया है तो इस वजह से ये रह गई है। तो इसका आंसर 4 ही है। 18th ये आपका एग्जम्प्टेड फ्रॉम मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ। किस किस को एग्जम्प्टेड है? ऑफ कोर्स अगर आप एक्चुअल में आपका ये FR10 है। FR10 जो होता है वो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में होता है। तो अगर कोई एम्प्लॉय 3 मंथ से कम अगर हम उसको रिक्रूट कर रहे हैं, मेडिकल उसको देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई रिटायर गवर्नमेंट सर्वेंट री एम्प्लॉयड हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है इमीडिएटली आफ्टर, लेकिन अगर आप रूल में देखेंगे ना तो रूल में उन्होंने ये बोला हुआ है कि अगर उसके अंदर मैक्सिमम 1 साल का गैप है, यानी 1 साल से कम का गैप है, उसको भी हम यही मानते हैं कि इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट है, उसको भी मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होती है। बट अगर कोई एम्प्लॉय री एम्प्लॉयड हो रहा है आफ्टर रेजिग्नेशन, और सिंस रेजिग्नेशन की वजह से फॉरफीचर ऑफ पास सर्विस हो जाती है, तो डेफिनेटली उसको दोबारा मेडिकल करवाना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से आपका आंसर जो बन रहा है फर्स्ट एंड सेकंड, ए ऑप्शन है। 19th डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट इश्यूज एडवांस नो डिमांड। इसके अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है,
थर्ड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाती है इस वर्ड की वजह से, 12 मंथ्स, क्योंकि नॉर्मली रिटायरमेंट के बाद बिना किसी चीज के आपको रिटेंशन मिलता है 6 मंथ्स का, तो वो भी आपको 6 मंथ्स का ही बताते हैं, तो इसलिए इसका जो आंसर है मेरे हिसाब से सी है। 20 इसमें बोल रहा है कि अगर कोई सरप्लस हो जाए तो क्या उसको कौन से उसके अंदर पेंशन मिलती है। काफ़ी लोगों को इसमें कंफ्यूजन था कि कंपनसेशन पेंशन इसका आंसर है, विच इज़ रॉन्ग। कंपनसेशन पेंशन तब मिलती है अगर किसी की पोस्ट जो है वो ख़त्म कर दी जाए। यहाँ पे वो सरप्लस हो रहा है, तो सरप्लस हो रहा है तो उसको रिटायरिंग पेंशन मिलती है, इसका आंसर डी है। पेंशन रूल, सीसीएस पेंशन रूल 1972 में पढ़ लीजिएगा, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। 21 अकाउंट्स कौन मेंटेन करता है, बहुत सिंपल आंसर था, ए आंसर है, अकाउंट्स ऑफिसर मेंटेन करता है। 22 द पेंशन इज लायबल टू बी फॉरफिटेड कौन के ग्राउंड पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में कभी पेंशन नहीं मिलती है, कंपल्सरी रिटायरमेंट में पेंशन मिलती है। इसमें बस ध्यान रखिएगा रिमूवल एंड डिसमिसल के अंदर जो कंपैशनेट अलाउंस होता है दैट इज आल्सो वन काइंड ऑफ पेंशन, बट हम उसको कंपैशनेट अलाउंस ही बोलते हैं। तो यहाँ पे जब पेंशन होती है, पेंशन फॉरफिट हो जाती है, तो उसके हिसाब से इसका जो आंसर है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड, रेजिग्नेशन रिमूवल डिसमिसल के अंदर पेंशन फॉरफिट हो जाती है। कंपल्सरी रिटायरमेंट में पेंशन मिलती है, उसके अंदर हम कम कर सकते हैं कुछ पेंशन, यानी कि उसकी जो पेंशन जो है वो 2/3 और फुल पेंशन के बीच में कहीं सेट होती है, पर पेंशन डेफिनेटली उसको मिलती है। ग्रेचुटी भी कम कर सकते हैं। 23 किस किस के ऊपर जो है पेंशन रूल लागू नहीं होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड ऑन और आफ्टर 1/1/2004 नहीं लागू होते हैं, रेलवे सर्वेंट के ऊपर लागू नहीं होते हैं, थर्ड वालों के ऊपर लागू होते हैं। डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, उसी के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस लागू नहीं होते हैं, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ पे लागू नहीं होते हैं, आंसर सी। 24 अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू विदहोल्ड द पेंशन, पेंशन अगर आपको विदहोल्ड करनी है, कोई पेनल्टी देनी है, तो इसको आपको कंसल्ट करना पड़ेगा यूपीएससी को। 25 अगेन इसके अंदर भी कुछ गड़बड़ है, इसका आंसर में यहाँ पे लिखा हुआ है 30, जबकि उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या लिखा था, ऑप्शंस क्या क्या थे उसके अंदर। 25 के अंदर ये आपका 20 था ऑप्शन के अंदर, ये आपका 25 था, ये ऑप्शन दोनों करेक्ट हैं। और अगर आप इसको सीसीएस का रूल नंबर 48 पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि इसका आंसर सी है। 26 अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको मालूम है 80 इयर्स की एज के ऊपर 25% जो है आपकी पेंशन बढ़ जाती है, और इसके हिसाब से अगर आप 90 to 95 ईयर करते हैं तो आंसर जो आता है इसका सी आता है। उसके अंदर अलग अलग एज पे आपका अलग अलग पेंशन इंक्रीज होती है। 80 इयर्स के ऊपर 20% इंक्रीज होती है, 85 के ऊपर 30 होती है, 90 के ऊपर 40 होती है, 95 के ऊपर 50% एडिशनल रिलीफ मिलती है, और अगर आप सेंचुरी मार लेते हैं 100 ईयर की एज होती है तो पेंशन डबल हो जाती है। तो उसके हिसाब से आपका जो आंसर है वो सी है। 27 डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग आफ्टर रिटायरमेंट जो है उसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शन चाहिए होती है। 28 एमोल्यूमेंट्स फॉर पर्पज ऑफ पेंशन, स्पेशल पे, पर्सनल पे, डेपुटेशन ड्यूटी अलाउंस कोई भी इंक्लूड नहीं होता, बेसिक पे इसका आंसर है। ग्रेचुटी के लिए बेसिक पे और डीए दोनों होते हैं। 29 ट्रेजरी रूल किस किस के ऊपर लागू होते हैं, चारों के ऊपर लागू होते हैं। ये एक्चुअल में ये क्वेश्चन मुझे भी फंस गया था, तो जो इसके फाइनेंस के एक्सपर्ट थे, ट्रेजरी रूल के एक्सपर्ट से मैंने उनसे कंसल्ट करके लिया है, तो चारों के ऊपर ये लागू होते हैं, इसका आंसर डी है। 30 ग्रेचुटी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके अंदर लमसम आपका आपका पेमेंट की होती है, एक इंस्टॉलमेंट में होती है, इसका आंसर डी है। 31 क्वेश्चन ये आई डोंट नो इसको अंदर यूपीएससी कैसे करना चाहता था, ये क्वेश्चन के अंदर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है,
क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं ऑर्डिनरी सैंक्शंस हैं। और अगर आप रूल नंबर 29 ऑफ जीएफआर पढ़ेंगे, आई थिंक रूल नंबर 29 ही है, रूल नंबर 29 ऑफ जीएफआर अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा कि ये जो है आपका कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, इसमें से कुछ भी ऑडिट ऑफिसर को मार्क नहीं करना होता। तो इसके हिसाब से यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए मेरे हिसाब से क्वेश्चन रॉन्ग है। 32 जो है वो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ लीव रूल्स। कैजुअल लीव इज नॉट रिकग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ लीव, करेक्ट है। इट्स नॉट सब्जेक्ट टू एनी रूल। टेक्निकली ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन कैजुअल लीव इज नॉट ट्रीटेड ऑन एब्सेंट ड्यूटी, करेक्ट है। संडे एंड हॉलीडेज फॉलिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कैजुअल लीव विल बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ लीव, ये इनकरेक्ट है। मतलब अगर आप फ्राइडे की छुट्टी लेते हैं और मंडे की छुट्टी लेते हैं तो फ्राइडे और मंडे की ही सीएल जाएगी, सैटरडे संडे की आपको सीएल देने की जरूरत नहीं है। रेगुलर लीव के बारे में ऐसा नहीं होता है। तो इसके हिसाब से आपका जो इसका आंसर है वो है आपका 2 एंड 4। 2 एंड 4 करेक्ट नहीं है। आप बोलेंगे कैजुअल लीव सीसीएस लीव रूल्स के अंदर तो आते नहीं है, तो फिर कैसे हो गया ये करेक्ट? वो ऐसे करेक्ट हो गया कि इसके ऊपर आपका डीओपीटी ने एक ब्रोशर इशू कर रखा है कैजुअल लीव पे और स्पेशल कैजुअल लीव पे। आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो रूल तो हैं, बिना रूल के नहीं बनी हुई है। 33 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस डेमी ऑफिशियल लेटर। तो आपको मालूम है फाइनेंशियल सैंक्शंस के लिए ऑर्डर इशू होता है, डेमी ऑफिशियल लेटर नहीं होता है। डायरेक्ट आंसर था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस इसका आंसर डी है। आपको यही पता होना चाहिए ये फाइनेंशियल सैंक्शंस के लिए ऑर्डर इशू होता है, तो डी आंसर है। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ केसेस स्ट्रक्चर एंड डिटेल नोट इज रिक्वायर्ड। ये भी क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था, ये भी क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था क्योंकि एक्चुअल में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग केस और पॉलिसी एंड प्लानिंग केस दोनों के ऊपर ये लिखते हैं, ठीक है, कि डिटेल नोट बनाना है प्रॉब्लम सॉल्विंग केस में और इसमें। बट अगर आप पूरा उसके अंदर पढ़ेंगे तो डिटेल वर्ड जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, स्ट्रक्चर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आपका पॉलिसी एंड प्लानिंग केसेस के लिए। लेकिन अगर आपको आईएएस टीम के सेशंस याद हैं नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग के ऊपर, तो हम वहाँ पे यही बताते हैं कि कैसे कैसे हम बताते हैं कि आपको क्या नाम है पॉलिसी एंड प्लानिंग केसेस के अंदर भी आपको बताना होता है व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज दिस। तो वो मिलते जुलते केसेस हैं। लेकिन अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अगर हम इसमें चेक करेंगे तो इसका आंसर सी है, पॉलिसी एंड प्लानिंग केसेस। 35 अगेन ये भी एक कंफ्यूजन क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे भी क्या है आपका, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसका आंसर सी है, ठीक है, लेकिन अगर आप एमओपी पढ़ेंगे तो एमओपी में लिखा है ओ एंड एम सेक्शन जो है वो आपका खत्म हो चुका है, तो इसलिए मेरे हिसाब से आंसर इसका सी नहीं है। हाँ, अगर जो आपका यूपीएससी है वो ये सोचता है कि उसके अंदर वर्ड लिखा हुआ है कि द सेक्शन विच हैज बीन असाइन द ड्यूटी ऑफ ओ एंड एम, तो अगर वो उसके हिसाब से करते हैं तब इसका जो आंसर है वो सी आएगा। पर मेरे हिसाब से आपका इसका आंसर होना चाहिए ए। अगेन क्योंकि ये सारे के सारे इस बार मैंने सारे के सारे आंसर जो है ना वो दूसरे फैकल्टी से डिस्कस किए हैं, तो जो जहाँ जहाँ कन्फ्यूज़न है वो लोगों को मैंने बात डिस्कस किया है, तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से आंसर ए है। कुछ लोग बोलते हैं कि इसका आंसर सी होना चाहिए, तो अगर किसी को लगता हो तो बता दीजिएगा मुझे, मैं इसको करेक्ट कर लूँगा अगले वीडियो में। 36 अगर एक ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो कौन काम देखता है? सबको मालूम है लिंक ऑफिसर काम देखते हैं, सी आंसर है। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द इंफॉर्मेशन आईएफसी जो है कौन प्रोवाइड करता है? ये सारी के सारी जो हैं वो आपकी करेक्ट हैं इसके अंदर, इसका आंसर डी है। आईएफसी क्या करता है? एमओपी में सर्च कर लीजिएगा, आपको आईएफसी की डेफिनेशन के अंदर ये सब चीज़ें मिल जाती। 38 कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द अटैच्ड एंड द सबॉर्डिनेट ऑफिस। अटैच्ड एंड सबॉर्डिनेट ऑफिस, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सबॉर्डिनेट ऑफिस सर्व एज रिपोजिटरी ऑफ द टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है? बिकॉज जो इसके अंदर अटैच्ड ऑफिस होते हैं वो करते हैं ये काम। अटैच्ड ऑफिस एडवाइज द डिपार्टमेंट ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मैटर डेल्ट बाय देम, ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है। सबॉर्डिनेट ऑफिस जनरली फंक्शन एज फील्ड एस्टेब्लिशमेंट, ये भी करेक्ट है। सबॉर्डिनेट ऑफिस में फंक्शन अंडर द डायरेक्शन ऑफ अटैच्ड ऑफिस, जनरली दे फंक्शन अंडर अटैच्ड ऑफिस, समटाइम्स दे
वर्क अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑल्सो, बट यहाँ पे आपका मे लिखा हुआ है, शुड लिखा हुआ नहीं है, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाती है। तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका सी है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ दीज आर करेक्ट। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिटीजन चार्टर इज नॉट करेक्ट। तो सबसे पहला ही जो है वो लिखा हुआ है, इट इज नॉट, इट इज लिखा हुआ है इट इज एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, जबकि अगर आप उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे वहां पे आपको लिखा हुआ है इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सिंपल था। और आज के लिए फाइनल क्वेश्चन, प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन लेबलिंग फॉर्मुलेशन शुड बी सेंड टू हूम, डिपार्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इसके लिए वो है। तो आपको इसका जो भेजना पड़ता है वो वहां भेजना पड़ता है। आंसर इसका डी है। तो ये आपका पार्ट 1 था आपका पेपर नंबर 2 का। पार्ट 2 आपको कल या परसों मिल जाएगा। हो सकता है इसमें से आप मेरे से कुछ आंसर से सहमत ना हो, तो अगर आपको कोई सजेशन देना है, you are most welcome to give this suggestion in your comment box. I will reconsider the things. If you can post some factual data, means कहीं कोई रूल पोजीशन में लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, तो मेरे को उसको देखना ज़्यादा आसान हो जाएगा, उसको ठीक करना। थैंक यू वेरी मच।